सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। दोस्तों वीडियो में क्या होने वाला है आपको तो पता चल ही गया दोस्तों, चूँकि यहाँ पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में संस्कृत में वाक्य प्रयोग, ठीक है ना। संस्कृत के वाक्य प्रयोग जो हैं उनके बारे में यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। जो कि सबसे पहले यहाँ पर ये दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया ये गया कि संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के सामान्य नियम, वाक्य प्रयोग करने के सामान्य यानी संस्कृत भाषा में वाक्यों को प्रयोग करने के जो नियम हैं उन नियम के बारे में यहाँ पर दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर कि संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करने के नियम निश्चित होते हैं, ये तो आपको पता ही ना क्या होते हैं, सब निश्चित होते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि नियमों का पालन करके हम संस्कृत भाषा में अनुवाद भी कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग करने के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। वाक्य जो हैं उनके वाक्यों को प्रयोग करने के जो उनके सामान्य नियम हैं वो कुछ इस प्रकार है। कौन से? सबसे पहले अगर हम नियम की यहाँ पर साथियों बात करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया कि संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, है ना, 3 पुरुष होते हैं संस्कृत में, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बात करते हैं यहाँ पर कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष जिसे कहते हैं, एक मध्यम पुरुष होता है, एक उत्तम पुरुष होता है ना। और अभी इसके बाद में एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा शब्द रूप और धातु रूप याद करने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना, कि आप लोग शब्द रूप और धातु रूप कैसे आप लोग याद कर सकते हो, कैसे आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है दोस्तों यहाँ पर कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। पहले 3 पुरुष होते हैं, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके आधार पर। उसके बाद संस्कृत में 3 वचन भी तो होते हैं। कौन कौन से वचन होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि संस्कृत में मुख्य 5 लकार होती है। लकारें कितनी होती हैं सर? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार और आपका एक होता है विधिलिंग लकार, है ना, विधिलिंग लकार होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक होता है वो होता है मेरे भाई कि संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं और कारक एवं चिन्ह होते हैं। इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है हमारी कि इनके बारे में हमको जानना, ठीक है ना। यानी संस्कृत में क्या होती है? संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं, कारक एवं चिन्ह भी होते हैं। तो विभक्त दिया गया, एक तरफ कारक दिया, एक तरफ चिन्ह दिया गया। ये मैं आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि इनको याद करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। वो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर और संबंध अधिकरण संबोधन, इसी वजह से मैंने इसको अलग कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैंने आपको अलग कर दिया, इसको अलग इसी वजह से कर दिया क्योंकि दोस्तों इस 3 चीज़, ये जो 3 लाइनें हैं इनको आपको एक अलग तरीके से याद करना है। बाकी ऊपर के तो आप एक रट सकते हो, कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, ठीक है, अलग होकर। तो इस तरह से रट के आपको बचपन से याद होगा, ठीक है ना। उसके बाद षष्ठी संबंध अधिकरण संबोधन, काकी के रारी रे और मे पे हे अरे भो, ये आपका संबोधन आ जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रथमा विभक्ति जो होती है हमारी, प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कर्ता कारक के बारे में। हर एक कारक के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, हर एक कारक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक का होता है, कर्ता कारक यही मतलब होता है, इसका सूत्र होता है स्वतंत्रता कर्ता, इसका यही सूत्र होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्ता का स्वतंत्रता कर्ता होता है जो किसी क्रिया को करने में स्वतंत्र हो, यही होता है ना कर्ता, यानी कि जो किसी क्रिया को करने में स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाता है रामा पुस्तकम पठति, रामा पुस्तकम पठति, ये प्रथमा के अंतर्गत कर्ता आ जाता है। उसके बाद सेकंड हमारा क्या आता है? कर्म आता है। सेकंड हमारा क्या आता है? कर्म कारक आता है, यानी द्वितीय विभक्ति जिसे हम कहते हैं, ये द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है। इसका चिन्ह होता है को, इसका चिन्ह को होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कर्ता को जो अत्यंत अभीष्ट होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपका इच्छा से कार्य करता है वह कर्म होता है। जैसे कि सह पुस्तकम पठति, यहाँ पर क्या हुआ? सह द्वारा जो है वो पुस्तक का पढ़ना एक अभीष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुस्तक का कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। बात आती है यहाँ पर दोस्तों करण की। करण क्या होता है, ठीक है ना, करण कारक, इसका होता है साधकतम करणम, ये इसका सूत्र होता है, यानी किसी कार्य के करने में कर्ता जिससे क्रिया को सिद्ध करता है वह करण कारक तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि राम बाण से बाली को मारते हैं, राम क्या? बाण से बाली को मारते हैं, ठीक है ना, से बाली को मारते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ गया? इसका चिन्ह क्या आ गया? से आ गया। वहाँ पर को आया था, सबसे पहले में ने आया था, ने में क्या आया था वो तो आपको पता ही है।
को में भी आया था, और यहाँ पर क्या है से या के द्वारा, यानी कि राम बाण से बाली को मारते हैं या फिर राम बाण के द्वारा बाली को मारते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। संप्रदान क्या होता है सर, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, और इसका यानी यहाँ पर ये होता है कि दान क्रिया के कर्म द्वारा कर्ता जिसे चाहता है, दान क्रिया कर्म के द्वारा कर्ता जिसे चाहता है अर्थात जिसको देता है, उसमें संप्रदान कारक होता है। इसका चिन्ह तो आपको पता है, के लिए, ठीक है ना, उसके लिए। उसके बाद पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक आपका कहाँ जाता है सर, पंचमी विभक्ति के अंतर्गत ये आ जाता है। यानी पंचमी विभक्ति का एक ही मतलब होता है से अलग होने पर, यानी अलगाव हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, अलगाव हो रहा है। षष्ठी शेषे इसका सूत्र होता है, षष्ठी शेषे यानी अन्य विभक्तियों में जिसका वर्णन नहीं किया गया हो अर्थात जो शेष रह गया हो वहाँ पर वो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, सॉरी पंचमी विभक्ति के अंतर्गत, ठीक है ना। पंचमी, ये मैंने आपको षष्ठी वाला बता दिया, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति क्या हो, यानी कि संबंध हो जाए काकी के रारी रे, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि अन्य किसी विभक्तियों में जिसका वर्णन नहीं किया गया है जो शेष रह जाता है वो षष्ठी में रख दिया जाता है। लेकिन अपादान क्या होता है, अपादान अभी आपको बताना रह गया। अपादान का मतलब होता है अपाय का अर्थ है विशेष या अलग होना, जैसा कि आपको यहाँ पर सामने तीर के माध्यम से मैंने दिखाया भी है, से अलग होना, ठीक है ना, से अलग होना। अलग हो जाने पर ध्रुव अर्थात निश्चय ही जिससे अलग हुआ हो उसमें अपादान कारक हो जाता है। षष्ठी कारक मैंने आपको बता दिया। अगला हमारा बचता है यहाँ पर सप्तमी कारक। सप्तमी कारक यानी इसका कारक जो होता है सप्तमी विभक्ति होता है, उस कारक होता है अधिकरण। कारक सर क्या होता है, अधिकरण होता है, ठीक है ना, यानी में, पे और पर, ये इसका होता है। यानी इसका जो वो होता है यानी कि क्रिया के आधार पर अधिकरण होता है, क्रिया के आधार पर ही अधिकरण होता है सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं संबोधन, तो आपको पता ही, संबोधन बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर अपने छठे नंबर पॉइंट की। छठे नंबर पॉइंट यहाँ पर शुरुआत हो रही है ना, यहाँ पर 5वां नंबर आपका संस्कृत में 7 विभक्तियाँ आ गई थी। उसके बाद छठा नंबर पॉइंट आ जाता है हमारा कि अनुवाद या वाक्य प्रयोग करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है, वह क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे कि रमेश खेलता है, क्या करता है सर, रमेश खेलता है। यदि कहा जाए कौन खेलता है तो इसका उत्तर होगा कि रमेश खेलता है, चूँकि आपको पता ही कि रमेश खेल रहा है ना, सामने आपको दिख रहा है कि मोहन खेलता है। और मोहन खेलने के बाद अगर आपसे क्वेश्चन, आपको पता है कि वो मोहन ही है, तो आप अपने मन में जानते हैं कि मोहन खेल रहा है। लेकिन अगर मैं बगल बैठा हूँ और आपसे पूछूं कि कौन खेल रहा है, तो आपको पता है ना कि मोहन सामने खेल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, मोहन। यानी इस वाक्य में क्या है, रमेश करता हो जाएगा, या इस वाक्य में मोहन करता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा यहाँ पर 7 नंबर। 7 नंबर यहाँ पर ये कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, अर्थात यदि कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी, या फिर तथा कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया द्विवचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। यानी कि कर्ता के हिसाब से ही क्रिया होती है, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। चाहे अगर कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी 2 वचन होगी। यानी कि कहने का मतलब इसका यही है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट हमारा हो जाता है कि कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है। चाहे कर्ता हो चाहे क्रिया हो, उनके पुरुष के वचन में क्या होती है, समानता होती है। अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष या उसी वचन में होगी। जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में होगी। यानी कि कर्ता के लिंग या क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये तो आपको पता ही। 9 नंबर हो जाता है युष्मद। त्वम यानी तुम आदि के लिए, युष्मद के लिए मध्यम पुरुष असमद। युष्मद यानी त्वम के लिए तुम आदि, और के लिए मध्यम पुरुष असमद, अहम, मैं, हम आदि के लिए उत्तम पुरुष। अर्थात शेष सभी प्रकार के जो कर्ता होते हैं उनके लिए प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। चाहे आप प्रथम पुरुष कहिए बात वही है, अन्य पुरुष कहिए बात वही है, अभी ऊपर आपको बताया भी गया था, ठीक है ना। 10 नंबर पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि वर्तमान काल की क्रिया में स्म जोड़ देने पर भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे कि सह पठत स्म, सह पठत स्म यानी वह पढ़ा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एक और चीज़, यहाँ पर ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है, जो कि मैंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पर। अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्य पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, पूछा जाता है ये। यानी हिंदी भाषा में कुछ अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्य इस प्रकार है। पहला, एक तरफ आपका अशुद्ध दिया रहेगा, दूसरा आपको अशुद्ध लिखना होगा। जैसे आपका पूछने ले जाता है कि ये अशुद्ध लाइन है, इसको शुद्ध करके लिखिए, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है।
यानी उसने 5 कचौड़ी खाई, यानी उसने 5 कचौड़ी नहीं खाई, 5 कचौड़ियाँ खाई, चूँकि दोस्तों कचौड़ी एक होती है, ठीक है ना। उसमें अगर उसमें ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर 5 है, चूँकि बहुवचन के साइड जा रहा है तो इस वजह से कचौड़ियाँ हो जाएगा। उसने 5 कचौड़ी नहीं खाई, उसने 5 कचौड़ियाँ खाई हैं, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर से क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो उसका नहीं उड़ा, उसके प्राण और पखेरु क्या हुए, उड़ गए। मैंने मेरा काम कर लिया, तो मैंने मेरा काम नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना, तो मैं अपना काम कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया है। उसके बाद परीक्षा का सारा प्रणाली बदल देना चाहिए, तो परीक्षा की संपूर्ण प्रणाली बदल देना चाहिए, या फिर सभी प्रणाली या सारी प्रणाली बदल देना चाहिए, ठीक है ना। तो का मतलब परीक्षा, आपको पता ही, परीक्षा एक प्रकार की परीक्षा की यानी कि स्त्रीलिंग में आता है, तो आपको तो पता ही है। उसके बाद तो शत्रुता से उपेक्षा बढ़ती है, तो उपेक्षा से शत्रुता बढ़ती है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कि जन्म भूमि स्वर्ग भी से बड़ा है, तो जन्म भूमि स्वर्ग से भी बड़ा है, ये शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद मनुष्य का निर्लोभी होना चाहिए, तो मनुष्य को निर्लोभी होना चाहिए, को होना चाहिए, ना का नहीं। हम सब एक भी संस्कृत के उपासक है, तो हम सब एक ही संस्कृत के उपासक हैं, ये हो जाएगा। मतलब शुद्ध वर्ड तो पहले निकल आता है अपने मुँह से, पता ही आपको है ना। पेड़ से पत्ता गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता गिरते हैं, तो गिरते आपका बहुवचन चला जाएगा। तो पत्ता चूँकि एक बोल रहा है, लेकिन नहीं वहाँ पर पत्ते करना, क्योंकि गिरते मतलब बहुवचन के साइड हमें ले जा रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि पत्ता नहीं पत्ते होगा, तो इस वजह से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अगला हो जाएगा कि हमारे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, तो हमारे नहीं, मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, मेरे मित्र ने पुस्तक पढ़ी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि मेरे पूर्वज धन्य थे, मेरे पूर्वज धन्य थे, तो हमारे पूर्वज धन्य थे, मेरे नहीं हमारे पूर्वज जो थे वो धन्य थे। अगला हो जाएगा काम से ही फल मिलता है, तो काम करके ही फल मिलता है, ये हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा सर, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों आपको पता है शब्द रूप और धातु रूप की आज स्पेशल वीडियो होने वाली है। यहाँ पर आपके सामने मैं रामाकारांत पुल्लिंग जो है इसका शब्द रूप लेकर के आया हूँ, लेकिन इससे रिलेटेड आप शब्द रूप कैसे अपने बना सकते हो, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो याद आपने अगर हाई स्कूल में नहीं याद भी किया होगा ना, तो इधर आपको याद हो जाएगा। चूँकि दोस्तों यहाँ पर कैसे हमें एक से सारे शब्द रूप बनाने हैं। एक शब्द रूप आपको याद करना, चाहे वो आपको बालक का याद हो, अस्मद का याद हो, युष्मद का याद हो, या राम का याद हो, किसी का भी याद हो, आप एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आपका एक तो राम हो गया, दूसरा आपका बालक हो गया, है ना, दूसरा आपका बालक हो गया, तीसरा आपका युष्मद हो गया, ठीक है ना, तीसरा आपका क्या हो जाएगा सर, युष्मद हो गया, और चौथा आपका हो गया अशमद, ठीक है ना, चौथे आपका सर क्या हो गया, अशमद हो गया। ये 4 आप लोग याद रखिएगा, राम बालक युष्मद और अशमद, ये 4 जो है शब्द रूप वो आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मतलब इन्हीं में से पूछा जाता है। इसके बाहर कोई भी शब्द रूप जो है वो आपका नहीं पूछा जाता है। अभी मैं आपको धातु रूप में भी बताऊंगा, धातु रूप 2 से 3 इंपॉर्टेंट धातु रूप आपके बताऊंगा कि इसी में से पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं पूछा जाता है। और एक आप लोग शब्द रूप, एक धातु रूप के सारे आप लोग याद करें, धातु रूप के जितने भी होते हैं ना, चाहे वो आपका धातु रूप में लट लकार हो, लोट लकार हो, लिंग लकार हो, लेट लकार हो, विधिलिंग लकार हो, ये चारों में से अगर पाँचों में से अगर आपने याद कर लिए, पाँचों एक, जैसे पठ धातु आपने याद किया, जैसे पढ़ना, पठ धातु क्या होता है, पढ़ना होता है, परस्मय पदी होता है, ये तो आपको पता ही ना। तो अगर आपने उसके याद कर लिया, उसके आपने जो काल है उसके 5 काल याद कर लिया, जैसे वर्तमान काल, आज्ञा काल, भूतकाल, भविष्य काल और चाहिए का अर्थ, अगर आपने 5 याद कर लिए, तो एक आपने अगर पठ धातु याद कर लिया, तो उससे रिलेटेड आप गम भी यानी जाना, ये भी आप बना सकते हो। अस मीन्स होना, परस्मय पदी, ये भी आप बना सकते हो। तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट 3 हैं, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने शब्द रूप को। शब्द रूप आपको पता है रामा, ठीक है ना, राम जो होता है शब्द रूप, ये आपका अकारांत पुल्लिंग होता है। सर क्या होता है सर, अकारांत पुल्लिंग होता है, ठीक है ना, अकारांत पुल्लिंग होता है। अब यहाँ पर हमारा ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका विभक्ति होता है, जो विभक्ति मैंने आपको बताया है ना, विभक्ति अभी ऊपर इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो आपने देखा होगा, विभक्ति के बारे में मैंने वहाँ पर आपको डिटेल में बताया है, ठीक है ना। विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये तो मोस्टली आपको याद ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक वचन के बारे में। आपका एक वचन, दूसरा आपका द्विवचन
और जो आपका तीसरा है वो आपका बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हो जाता है। अब सबसे बड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात हमारी जो होती है वो ये होती है दोस्तों कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक वचन। इसको हम याद करने की ट्रिक आपको बताने ना, एक आपको याद करना है। जैसे आपने रामा याद करने, रामा रामो रामाह, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य राम्यो रामाणाम, रामे राम्यो रामेषु, हे राम हे रामो हे रामा। ये होता है इसका याद करने का एक बेहतरीन सा। जैसे आपको पता है एक चीज़ यहाँ पर याद करिएगा आप लोग, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इसमें द्विवचन जो होता है, इसमें का द्विवचन यानी तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति, इसमें का जो द्विवचन होता है वो आपका सेम होता है। वो आपका क्या होता है सर? सेम होता है। तो यहाँ पर एक आप याद करेंगे तीनों याद हो जाएंगे, ठीक है। एक याद करेंगे तीनों याद हो जाएंगे। इसी तरह से इनके जो एक वचन होते हैं रामेण रामाय रामात, ये आप लोग याद कर सकते हो आराम से। ऊपर की दो लाइनें आपको याद करना पड़ेगा, रामा रामो रामा, रामम रामो रामान, रामा रामो रामा, रामन रामा रामान। ये मैंने क्लास 10th में याद किया था और आज भी मुझे रामा चाहे बालिका हो, चाहे अश्मद हो, चाहे युष्मद हो, सभी मुझे रटे हुए हैं, ठीक है ना। सभी मुझे रटे हुए हैं। एक बार मैंने याद किया, चूँकि हाई स्कूल प्रथम सीढ़ी होती है, वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो मतलब मेरे अंदर से भी एक भावना थी कि हाँ सर कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, क्योंकि पहली बार मैं इतने कड़े शासन में पेपर देने जा रहा हूँ। तो मतलब ये सब होता था ना, तो इस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था ऊपर, और इस वजह से याद करना पड़ता ही था और रट लेते थे हम लोग। मतलब जो चीज़ नहीं यहाँ तक यार मैथ के क्वेश्चन जो होते थे वो भी रट के जाते थे कि हाँ इसका आंसर इतना ही होगा, ठीक है ना। इस तरह से होता था काम वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रामेभ्या। जो चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के रामेभ्या हैं वो सेम है। बहुवचन वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, बहुवचन। अगर आप इस तरीके से याद करते हो, यानी कि तृतीया चतुर्थी पंचमी लगभग सेम है, नीचे के आपको षष्ठी सप्तमी याद कर लेना है, ऊपर का प्रथमा द्वितीय याद कर लेना है। बाकी संबोधन तो आपको पता है, हे रामा हे रामो हे रामा। इसी तरह जैसे आपका बालिका में आ जाता है तो हे बालिके हे बालिके हे बालिका, ये आ जाता है इस तरह से। मतलब इसमें तो सेम ही आ जाता है शब्द में लगभग। तो अगर आप इस तरह से याद करते हो, अगर आप ऐसे याद करते हो, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर, और द्विवचन में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति सेम होती है, ये दो सेम होते हैं था, ये दो सेम होते हैं। रामा ऊपर हो जाता है बहुवचन, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रामान हो जाता है नीचे, ठीक है ना। और रामियों जो होते हैं यानी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में जो द्वितीय वचन होता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में द्वितीय वचन जो होता है वो सेम होता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सेम देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको हैं वो सेम देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हो इसको, ठीक है ना। आराम से आप लोग याद कर सकते हो इसको बेहतरीन तरीके से। जैसे मैं आपको यहाँ पर गोले में बताया दे रहा हूँ आपको, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको गोले में बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपकी जो हैं ये आपकी एक सेम हो जाएगी, एक आपकी ये चीज़ सेम हो जाएगी, ये यहाँ से ये करके यहाँ तक, और ये इतना आपका एक पार्ट, और ये एक लगभग द्विवचन के लगभग चीज़ें सेम ही होती हैं। उसके बाद आपका रामेभ्या जो है ये आपका सेम हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें सेम हो जाती हैं। अब जैसे हमें बनाना है, ठीक है ना। अब जैसे हमें बनाना है यहाँ पर बालिका। अब जैसे हमें क्या बनाना है सर? यहाँ पर बालिका बनाना है। तो बालिका बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो आपको मैं एक साइड में सुना दे रहा हूँ। जैसे मुझे याद है कि बालिका बालिके बालिका बालिकम बालिके बालिका बालिका बालिकाभ्याम बालिकाभ्य बालिके बालिकाभ्याम बालिकाभ्या बालिकाए बालिकाभ्याम बालिकाभ्य बालिका बालिक्यो बालिका नाम बालिकाए बालिक्यो बालिकास हे बालिके हे बालिका हे बालिका। तो मुझे इस तरह से रटा हुआ है। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपको पता है कि रामा था ना, तो रामा था तो बालिका हो जाएगा ये, क्योंकि आकारांत स्त्रीलिंग है। रामा पुल्लिंग हो जाता है, लेकिन वहाँ पर स्त्रीलिंग की बात तो रामा यहाँ पर बालिका हो जाएगा। आहा नहीं, का की मात्रा लग जाएगी बढ़िया की, बालिका बालिके हो जाएगा। रामो ये द्विवचन चला जाता है, लेकिन बालिके हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बालिका हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। उसके बाद बालिकाम, यहाँ पर रामम है तो बालिकाम, उसके बाद बालिके, उसके बाद बालिका, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर बालिकया बालिकाभ्याम बालिकेभ्य, उसके बाद बालिकये बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम, फिर पंचमी विभक्ति में आपके बालिकायाः बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकयो बालिकानाम, उसके बाद आपका यहाँ पर बालिकयाम बालिकायाम, उसके बाद बालिकयो बालिकाशु, उसके बाद हे बालिके हे बालिके हे बालिका, ये होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी वो सेम ही बताई थी, है ना।
यहाँ पर भी आपको जो चीज़ें बताई थी मैंने, जैसे कि ये चीज़ चेंज सेम होती है, ये सेम होती है, ये सेम होती है, ये सेम होती है, तो वहाँ पर भी बालिके में भी आपको कुछ इसी तरह के देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपका अलग चेंज देखने को मिलेगा, सेम ऐसे देखने को मिलेगा दोस्तों वहाँ पर भी, ठीक है ना, सेम ऐसे वहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों अपना एक और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, युष्मद कहते हैं, युष्मद शब्द। तो युष्मद में भी युष्मद में भी आपका क्या होता है, युष्मद में भी आपका वैसे ही होता है युष्मद, जिसे क्या कहते हैं, त्वम कहते हैं। यहाँ पर आपका युष्मद युष्मदा युष्मदम ये नहीं पढ़ा जाएगा। युष्मद का मतलब होता है, क्या होता है युष्मद का मतलब, युष्मद मतलब तुम होता है, क्या होता है सर, तुम होता है, जिसे हम त्वम भी कहते हैं। त्वम यानी कि ये सर्वनाम शब्द है, ये क्या है सर, सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए वैसे ही आपको काम करना चाहिए, त्वम यूयाम यूयम, ये आपको पता है ना। यहाँ पर युष्मद अगर आपने तुम पढ़ा होगा ये कैसे होता है, त्वम यूयाम यूयम, त्वाम यूयाम यूमान, उसके बाद आपका तृतीया विभक्ति में चला जाएगा, त्वया हो जाएगा, त्वयाभ्याम हो जाएगा, उसके बाद तशाभ्य हो जाएगा, तुष्मा भी हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें होती है दोस्तों यहाँ पर जो कहने में मतलब नहीं है, लेकिन हम वो चीज़ें लिख लेते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये जो चतुर्थी विभक्ति में जाएगा, जब ये चतुर्थी विभक्ति में ट्रांसफ़र होगा ना, जब चतुर्थी विभक्ति में ट्रांसफ़र होगा तो तुभ्यम हो जाएगा, तुभ्याम हो जाएगा, तुभ्यम हो जाएगा, तुष्भ्यम हो जाएगा। उसके बाद त्वम त्वयाभाम तुष्मत हो जाएगा, त्वम। उसके बाद यहाँ पर क्या है, रामियो है ना, तो रामियो आपका चेंज हो जाएगा यूयोह में कुछ चीज़ें होती है ना, पढ़ने में बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद रामानाम हो जाएगा, तो रामानाम आपका चेंज हो जाएगा युष्माकम में। उसके बाद आपको तो एक लाइन जो यहाँ पर ये है सप्तमी तक ही होती है, ये जो सर्वनाम होते हैं ये सप्तमी तक होते हैं, इसमें संबोधन का प्रयोग ही नहीं किया जाता है। उसके बाद रामे है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद रामियो है तो आपका युवयो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, युष्मासु हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, युष्माशु हो जाएगा, ठीक है ना, युष्मास हो जाएगा। तो ये होता है क्या, ये आपका किसका हो जाता है, युष्मद का हो जाता है। अश्मद की बात करते हैं तो अश्मद क्या होता है सर, अश्मद का नाम आपको पता ही होगा, अश्मद किसे कहते हैं हम, ठीक है ना। अश्मद होता है क्या हमारा, एक मिनट ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अश्मद, अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर अश्मद के बारे में। तो अश्मद बेसिकली, अश्मद को क्या कहते हैं, ये भी एक आपका सर्वनाम शब्द होता है, ये भी सप्तमी तक जाएगा। जितने भी सर्वनाम होते हैं याद रखिएगा आप लोग, और इसमें संबोधन का प्रयोग ही नहीं किया जाता, ये सिर्फ सप्तमी तक होते हैं, ठीक है, इनकी विभक्ति सप्तमी तक होती है। तो अश्मद यानी कि अश्मद का मतलब होता है, ये भी मैं होता है, मैं होता है, मैं सर्वनाम होता है। और मैं आपको पता है अश्मद यानी कि ये आपका शुरुआत होता है अहम से, ठीक है ना। ये आपका अहम हो जाएगा, आवाम हो जाएगा, अहम आवाम और वयम, अहम आवाम वयम। उसके बाद रामम हो जाएगा तो माम हो जाएगा, यहाँ पर माम हो जाएगा, यहाँ पर आवाम हो जाएगा, और रामान दिया गया तो यहाँ पर अश्मान हो जाएगा। उसके बाद रामेण का हो जाएगा मया, रामेण का मया हो जाएगा, और रामाभ्याम का आवाभ्याम हो जाएगा। उसके बाद रामय का आमेभ्य हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका महम हो जाएगा, फिर रामाभ्याम है तो आवाभ्याम हो जाएगा। उसके बाद अस्मभ्याम हो जाएगा। उसके बाद रामात दिया गया है जो कि आपका किस विभक्ति में आता है, पंचमी में आता है, तो आपका यहाँ पर रामात का मत हो जाएगा, रामात का सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा सर, मत हो जाएगा। उसके बाद रामाभ्याम का आवाभ्याम, जो कि मैंने आपको बताया ये चीज़ें हमेशा चेंज होती हैं चाहे जिसमें हो। और ये चीज़ ऊपर वाली जो मैंने बताया था कि अस्मम, तो ये आपका चेंज होकर अस्मत हो जाएगा, अस्मत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में आपका मम हो जाएगा, यहाँ पर रामस्म मम हो जाएगा। उसके बाद रामयों का आपका चेंज होकर आवयो हो जाएगा। उसके बाद रामाणाम का चेंज करके आपका अस्माकम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सप्तमी विभक्ति की अगर बात करते हैं तो सप्तमी विभक्ति में आपका मय आवयो और अश्मास हो, मय आवयो और अश्मास हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर देखा रामा, बालकम, युष्मद और अश्मद। देखिए अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो अब एक काम करिए, राम और बालक एक तरीके से हैं, राम और बालक जो हैं एक तरीके से हैं, उनके जो शब्द रूप हैं वो एक तरीके से हैं। तो आप इसमें से आप एक याद कर लीजिए, चाहे राम याद कर लीजिए चाहे बालक याद कर लीजिए, दोनों हो जाएंगे। युष्मद और अश्मद जो कि दोनों सर्वनाम है, चाहे उसमें देखिए सर्वनाम यहाँ पर दो दिए गए हैं। अब इस सर्वनाम चाहे अश्मद और युष्मद में से अगर और भी सर्वनाम पूछे जा सकते हैं तो आप इनमें अगर आप युष्मद याद कर लेते हैं या अश्मद याद कर लेते हैं तो आप ऐसे खटाखट करते चले जाओगे।
उसी तरह यहाँ पर रामा और बालका या कुछ भी नदी उदी कुछ भी पूछा जाता है तो आप यहाँ पर आराम से करते चले जाओगे अगर आपने एक याद कर लिया तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पर धातु रूप, ठीक है ना सर। क्या देखेंगे यहाँ पर हम लोग धातु रूप अपना देखेंगे। तो धातु रूप यानी कि धातु रूप में आपका सबसे पहला आपने एक यहाँ पर मैंने धातु रूप आपका इंक्लूड किया पठ धातु, ठीक है ना, पठ धातु। और यहाँ पर आपके धातु रूप जो होते हैं ना वो आपके लगभग मोस्टली आपका यहाँ पर क्या पूछा जाता है, एक आपका या पठ परस्मैपदी पूछा जाता है, पठ यानी पढ़ना पूछा जाता है। एक आपका यहाँ पर पूछ लिया जाता है जैसे आपका यहाँ पर गम पूछ लिया जाता है ना। एक मिनट, यहाँ पर आपका गम पूछ लिया जाता है। गम मीन्स क्या होता है भैया, गम मीन्स जाना होता है। एक आपका पूछ लिया जाता है अस, अस भी पूछ लिया जाता है। अस मतलब होता है क्या, होना। अस मीन्स क्या होता है सर, अस मीन्स होता है सर होना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन मोस्टली ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम हर चीज़ अपने लट लकार के हिसाब से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। पढ़ना यानी परस्मैपदी है ये आपका पठ धातु जो कि लट लकार वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है सर, वर्तमान काल के अंतर्गत ये आपका आ जाता है सर। किसके अंतर्गत आता है सर, वर्तमान काल के अंतर्गत आपका ये आ जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार में आपका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। वो आपको जैसे पीछे मिला था शब्द रूप में वैसे यहाँ पर भी मिलेगा। प्रथमा, मध्यम और उत्तम, यहाँ पर सिर्फ आपको प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष मिलेगा, बाकी नहीं देखने को मिलेगा। जैसे उसमें आपका क्या था, उसमें आपका प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति था। यहाँ पर आपका पुरुष मिलेगा, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी तरह से आपका लोट लकार मिलेगा। तो देखिए इसको याद करने में आपको क्या है, एक वचन पठसी, पठ मतलब पठस्य, पठस्य पठता, पठन्ति, पठस्य पठता, पठत, पठाम, पठाओ, पठामा। इसी तरह से आपका लोट लकार हो जाएगा। आप देखिए पठ याद कर लेंगे आप लोग, अगर आपने पठ का लट लकार याद कर लिया, अगर आपने पठ का लट लकार याद कर लिया तो जब गम होता है, गम भी इसी तरह से चला जाएगा। क्या हो जाएगा, गम, गम चला जाएगा इसी तरह। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, चला गया ना। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छ वाला चला गया यानी गम वाला। उसके बाद यहाँ पर पठासी है तो गच्छसी, पठता है तो गच्छतः, उसके बाद पठत है तो गच्छत। उसके बाद पठाम यहाँ पर दिया गया तो गच्छ वाला, गम वाला याद करेंगे तो गच्छामि, पठामि का गच्छामि, पठावा गच्छामा, पठामह का गच्छामह हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से मगर अगर आप एक याद करते हो तो आपके सभी याद हो जाएंगे, ये पूरी उम्मीद करता हूँ। लेकिन आपको एक याद करना पड़ेगा, चाहे वो शब्द रूप में हो या फिर धातु रूप में हो, दोनों में आपको एक याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक याद करना ही करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है और अभी भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसी तरह से हम लोट लकार देखेंगे। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साथ साथ में आपका एक तो पठ भी देख रहे हैं और एक आपका गम भी देख रहे हैं, यहाँ पर साथ में देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक जो अस वाला है उसको मैं लास्ट में आपको बताऊँगा अभी, ठीक है ना। तो गम वाला भी देखते चलें, चलो तीनों देखते चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तीनों अगर आप कहते हो तो यहाँ पर तीनों देखते हुए हम लोग चलेंगे। बस आपकी समझ में आना चाहिए, अगर आप ये मतलब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। एक एक चीज़ में यहाँ पर जो लट है वो आपका दिया गया है, यहाँ पर जो सॉरी लट लकार में जो पठ धातु है वो दिया गया है, लेकिन जो गम है और आपका अस है वो मैं अपने आप से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ आपका लोट लकार आज्ञा अर्थ में यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या दिया गया है, पठतु दिया गया है। अब उसी पठ का है पठतु, पठताम, पठन्तु और पठ, पठतम, पठत, पठान, पठाओ, पठामा, ठीक है। ये तो हो गया पठ का। लेकिन अब जैसे दूसरा वाला मैंने आपको बताया था, दूसरा वाला मैंने जो आपको धातु रूप बताया था वो क्या बताया था, वो बताया था गम। तो गम में अगर यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो गमश्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, उसके बाद गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्याओ, गमिष्यामः, ठीक है ना। सेम वैसे ही चल रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे अस धातु का, तो अस का क्या हो जाएगा, अस का हो जाएगा भविष्यति, भविष्यत, भविष्यत, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्याम, भविष्या, भविष्याम। ये आपका लट लकार वाला जा रहा है ना, वैसे लट लकार वाला जा रहा है, बिल्कुल वैसे लट लकार वाला जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पर लोट लकार है, तो लोट लकार हम लोग यहाँ पर जो अस धातु का लोट लकार है, अस का जो लोट लकार है वो देखेंगे। यहाँ पर दिया गया पठतु, तो वो हो जाएगा अस्तु, पठत का अस्तु हो जाएगा, स्ताम हो जाएगा और शंतु हो जाएगा। यहाँ पठन तो दिया गया तो वहाँ शंतु हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर पठ का भी होता चला जाएगा, पठत पठ, यहाँ पर एधि, एतम, इस्त, अशान, अशाओ, अशाम, इस तरह हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे लंग लकार का, है ना।
लंग लकार का देखेंगे तो लंग लकार ये पठ हो जाएगा, तो अपठत अपठताम अपठन, अपठता अपठतम अपठान अपठत अपठम अपठाव अपठाम, ये हो जाता है दोस्तों किसका, पठ का। ठीक है ना सर, किसका हो जाता है सर, पठ का हो जाता है ये। अब यहाँ पर हम पठ का देखने के बाद यहाँ पर लिंग लकार जो हमारा हो जाएगा अगच्छत का, तो यहाँ पर अपठम अपठत दिया गया, तो अगच्छत अगच्छताम और अगच्छन, उसके बाद अगच्छतः अगच्छतम, उसके बाद अगच्छत, उसके बाद अगच्छतम अगच्छाव और अगच्छाम। चल रहा ना बिल्कुल वैसे ही, चल रहा कि नहीं चल रहा सर, बिल्कुल वैसे ही चल रहा ना। उसके बाद लिंग लकार का जो एक और आपका धातु रूप होता है अस, लिंग लकार का जो अस धातु रूप होता है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर उसका हो जाएगा असीत अस्ताम आसन आसी आस्ताम आस्ता और आसम आस्ता आसाव और आस्मा, ये हो जाता है। उसके बाद हमारा दो बचता है, दो क्या बचता है हमारा, दो ये बचता है, एक आपका लेट लकार बचता है, एक आपका विधिलिंग लकार बचता है। तो लेट लकार का पठ पठिष्यत पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठश्यस पठिष्यथा पठिष्यथ पठश्याम पठिष्यावा पठिष्यामा, ये आपका आ जाता है। उसके बाद अगर इसी में हम बात करते हैं अपने गम वाले में, गम वाले अगर हम धातु रूप का प्रयोग करके इसी में अगर बनाएंगे लेट लकार का, इसी में अगर हम लेट लकार का बनाएंगे तो क्या यहाँ पर दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर दिया गया पठिष्यत, तो उसका हो जाएगा गमिष्यति। पठिष्यता यहाँ पर दिया गया तो उसका गमिष्यता हो जाएगा। उसके बाद गमिष्यन्ति गमिष्यस गमिष्यतः गमिष्यथ गमिष्याम गमिष्यावः गमिष्यामः, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना, ये गम वाले का हो जाएगा। उसके बाद आपका एक बचता है विधिलिंग लकार यानी चाहिए का अर्थ, विधिलिंग लकार, इसमें भी आपका वैसे हो जाएगा। विधिलिंग लकार जो होता है वो भी सेम ही होता है। सबसे पहले हम लोग विधिलिंग लकार देखेंगे पठ वाले का। पठ वाले का क्या दिया गया है यहाँ पर, पठ वाले का दिया गया है कि पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेम, ये हो जाता है। पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठे पठेयम पठेयो पठेम, ये हो जाता है। अब उसी में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर उस वाले का, किस वाले का सर, गम वाले का। गम वाले का विधिलिंग लकार सेम ऐसे ही होगा, जैसे इसमें पठेत था वहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छेत हो जाएगा। पठेत का गच्छेत चेंज हो जाएगा, पठे नाम का गच्छेताम हो जाएगा। उसके बाद पठेयु का गच्छेयु हो जाएगा। उसी तरह पठे का यहाँ पर हो जाएगा गच्छे हो जाएगा, और पठेतम का आपका गच्छेतम हो जाएगा, और पठेत का आपका गच्छते हो जाएगा, छेत हो जाएगा। उसके बाद गच्छेयम गच्छेव और गच्छेम, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको अगर याद करना है, इस तरह से अगर आप एक याद करते हो तो तीनों यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ पठ यहाँ पर बताया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर सोचेंगे सर पठ ही बताया आप लोगों ने, लेकिन नहीं, इसके अंतर्गत मैंने आपको 3 बता दिए हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको 3 धातु रूप बता दिए हैं। अगर आपने समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 3 में बता रहा हूँ। जैसे रेड, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा था मैं, यहाँ पर क्या कर रहा था सर, यहाँ पर रेड वाला जो था वो पठ के लिए, और पीले वाले के जो मैं आपको गच वाला बता रहा था, गम वाला बता रहा था, वो मैं आपको बता रहा था। ठीक है ना। तो दोस्तों अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों 2016 का पेपर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना सर। यहाँ पर हम लोग 2016 का पेपर जो है वो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो 2016 के पेपर में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी पूछी गई हैं, वो सारा कुछ हम अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर पहले से बताई जा चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर आपका षष्ठम प्रश्न पत्र होता है, हिंदी का समय आपका 1 घंटे का होता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका जो पूर्णांक होता है 25 नंबर का पेपर होता है। ठीक है ना, 25 नंबर का पेपर होता है, और 5 आपके क्वेश्चन जो हैं वो बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं, और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं, और अतिलघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। अतिलघुत्तरी को आपको 30 शब्दों में लिखना होता है, लघुत्तरी को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। इसके बारे में बिल्कुल ना ही सोचे तभी बेटर है। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने पहले वस्तुनिष्ठ यानी सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। सर सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सर सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा सर, दुर्गम हो जाता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर के रविंद्र शब्द में संधि है। रविंद्र शब्द में संधि है, तो सर रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है वो आपको बताना है सर। रविंद्र, ठीक है ना, दीर्घ संधि हो जाएगा। रविंद्र दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। जैसा कि आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है दोस्तों यहाँ पर कौन सी है, कामायनी, साकेत, पल्लव या प्रिय प्रभास।
तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर का जयशंकर प्रसाद की रचना। आपको पता है यार कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। अगला हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर की दुर्बल को न सताए ये झाकी मोटी हाय। जो उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं वो कौन है, कबीर दास, रहीम दास, सूरदास या नंददास। तो भाई राइट आंसर दुर्गम को न सताए ये झाकी मोटी हाय। जो इस पंक्ति के रचनाकार हैं मेरे भाई, इस पंक्ति के रचनाकार आपके कबीर दास जी हो जाएंगे। अगला हो जाएगा कि दमक का तुकांत शब्द है, दमक का तुकांत शब्द क्या हो जाएगा। तो दमक का तुकांत शब्द आपका धमक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, धमक हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो शुरू होता है वो उसका दूसरा पार्ट शुरू होता है। दूसरा पार्ट तो आपको पता ही ना, अतिलघुत्री होता है। अतिलघुत्री जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया कि 30 शब्दों में करना है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लो कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शब्दों में मात्र ये आंसर हो गया हमारा। और अगर और इसको छोटा करते तो इसका मेन पार्ट जो है वो यही है कि सुमित्रा नंदन पंत, यानी 2 शब्द मात्र। तो अगर आप सुमित्रा नंदन पंत लिख देते हो तब भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा, आप इतनी पूरी लाइन लिख देते हो तब भी आपको 1 नंबर ही दिया जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पर 30 नंबर जो उन्होंने बोला है ऊपर, जो नोट में 30 नंबर बोला है, तो भाई 30 नंबर आप ही बताओ 30 नंबर आप 30 शब्दों में आप कहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब उसको इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा, ठीक है ना। वो 30 नंबर जो 50 शब्द जो लिखे हैं वो सब कोई मतलब नहीं होता उसका। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अपने अगले और 7 नंबर क्वेश्चन की, जो कि कहता है कि निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के एक एक समानार्थी शब्द, खग और धरती, जो कि खग का आपका पक्षी हो जाएगा, धरती का आपका पृथ्वी हो जाएगा, एक समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास जी के गुरु थे, तो तुलसीदास के गुरु नरहर दास जी थे, संत नरहर दास जी थे। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखना है। तो हिंदी गद्य की 2 विधाएं जो होती हैं वो नाटक और कहानी होती हैं। सर क्या होती है सर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा सर, नाटक और कहानी हो जाएगा। अगला हमारा 10 नंबर हो जाएगा। पेपर में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी दम नहीं होता है, जितने भी 17 क्वेश्चन होते हैं इनमें दम नहीं होता है। बस यही होता है दोस्तों कि आप लोग, ठीक है ना, बस वही होता है कि हाँ थोड़ा सा आप लोग अब क्या है कंफ्यूज हो जाते हो या क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है ऐसा कुछ, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। तड़ाग और नृप का, यानी कि इनके जो यानी संस्कृत शब्द यहाँ पर ये हैं और इनके हमको हिंदी शब्द लिखना है। तो तड़ाग का आप तो पता ही क्या होता है सर, तड़ाग का होता है तालाब, ठीक है ना, तालाब होता है। और जो आपका नृप होता है, नृप का मतलब होता है, नृपः मतलब होता है राजा। क्या होता है सर, राजा। तो दोनों का आपने लिख दिया। कहाँ पे आप यहाँ पर 30 शब्द लिख दिए, बताओ हमको कहाँ पे 30 शब्द लिख दिया। तो मतलब वो इंस्ट्रक्शन जो लिखे होते हैं आपके, कुछ भी लिखे होते हैं तो ठीक है ना, उनको अपना नज़रअंदाज करिए। अब यहाँ से हमारा जो सेशन शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट शुरू होता है सर 2 नंबर का यहाँ पर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है विसर्ग एवं अनुस्वार के उदाहरण सहित संक्षिप्त व्याख्या करना है आपको, ठीक है ना। किसकी व्याख्या करना है सर, अनुस्वार और किसकी, विसर्ग से। तो अनुस्वार का तो आप लोगों ने इन दोनों को पढ़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों में पढ़ा, संक्षिप्त में व्याख्या करना, यानी कि अनुस्वार शब्द के आने वाला, अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन होता है। ये तो आपको पता है किसके बाद आता है, स्वर के बाद आने वाला एक व्यंजन है और इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार की ध्वनि कहाँ से निकलती है सर, नाक से निकलती है। और इसमें हिंदी भाषा में बिंदु के रूप में इसको कहते हैं, जैसे तो ये बिंदु नहीं लग जाता, इसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। जैसे कि आपका रंग, अंग, भंग, जंग, ढंग, अहम, त्वम, ये सब आ जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका जैसे प्रसन्न आ जाता है। और लेखन में पंचमाक्षर के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे अन्न और प्रसन्न, सम्मेलन, इस तरह में किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों की विसर्ग के बारे में, ठीक है ना। विसर्ग के बारे में उसी तरह बात करते हैं। तो विसर्ग आपका कैसे लगता है, विसर्ग आपका सर इस तरह से लगता है, ये आपका इस तरह से विसर्ग जो है वो लग जाता है। किस तरह सर, इस तरह से आपका विसर्ग जो है वो लगता है। यानी विसर्ग क्या होता है, महाप्राण सूचक एक स्वर है। महाप्राण ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पर कि महाप्राण सूचक एक स्वर है। रामा प्रातः अतः संभवतः आदि के अंत में विसर्ग आया, ठीक है ना। इसके बाद में विसर्ग लगता नहीं, जैसे अतः आपका लिखते हो तो अतः में ऐसे अतः लिखते हो तो 2 विसर्ग यहाँ पर लग जाते हैं प्रातः में, ठीक है ना, प्रातः में भी लग जाते हैं। इसी तरह आपका अंतः, संभवतः, इन सब में आदि मतलब इन सब में लग जाता है, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के 2 प्रमुख नाटक कौन कौन से, उनका उल्लेख करना है। तो आपको यहाँ पर काम क्या करना है,
आपको यहाँ पर काम एक ही करना है मेरे भाई, एक ही काम करना है, सिर्फ 2 नाटक हैं उनको लिख देना है और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जो है वो लिख देना है आपको। तो इनके बहुत सारे नाटक हैं, इनके बहुत सारे नाटक हैं, जैसे कि आपको पता है जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आज़ाद शत्रु, और आपका एक ध्रुवस्वामिनी, विख्यात राजश्री, कामायनी यानी कामना जो है एक, उसके बाद आपने एक और पढ़ा होगा जनमेजय का नाग यज्ञ, ठीक है ना। तो इन सभी नाटकों के बारे में अगर 2-2 लाइन लिख देते हो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनके उपन्यास के बारे में आप लोग बताएं, इनके उपन्यास के बारे में आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। उपन्यास में आपका कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल आपका एक है, ठीक है ना, एक आपका तितली है, एक आपका इरावती है। जो इरावती है दोस्तों वो अपूर्ण रह गई थी, यानी कि वो पूर्ण नहीं हुई थी, उससे पहले इनकी जो मृत्यु थी वो हो गई थी, ठीक है ना। इनके काव्य, लहर, झरना, आंसू, कामैनी, ये सब इनके हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो इनका जीवन परिचय वो भी काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जीवन परिचय से रिलेटेड भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो भी आते हैं। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि कबीर और सूरदास और कबीरदास के जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कबीर के बारे में। जो कबीर का जो जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, और ये काशी में इनका जन्म हुआ था, काशी में हुआ था। और कबीर का जो अपना ग्रंथ है वो पंथ या संप्रदाय कहा था, क्या था। उसके बाद इनके जो उनके जो रामानंद के साथ राम नहीं है ये था। उसके बाद इनकी अगर रचनाओं के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इनका देखिए ये चीज़ें बताने वाली नहीं है, सूरदास कबीरदास का जीवन का परिचय बताने वाली बात नहीं है, तो सभी ने आप लोग याद रखा है, ठीक है ना। हाई स्कूल में तो ये तुलसी सूर कबीर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा आ रही है तो आप लोगों ने लाइन पढ़ाई होगा, तो मतलब ये चीज़ें जो होती है रटी होती हैं, सूरदास कबीरदास के बारे में रटा ही होता है, ठीक है ना। इनकी रचनाएं जैसे आपका बीजक, साखी, शब्द रमैनी और कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली, ये इनकी क्या हो जाती हैं, इनकी कबीरदास जी की रचनाएं हो जाती हैं। बात करते हैं यहाँ पर सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी का बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको पता है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था 1535 विंशत में हुआ था, यानी ईस्वी 1478 में इनका जन्म हुआ था, 1478 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, इनकी भी रचनाएं जैसे कि आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इनकी जो रचनाएं हैं काफ़ी सारी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और नद दमयंती और व्याहलो, ठीक है ना, ये सब होती हैं, ये सब इनकी रचनाएं चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आपने हिंदी का प्रीवियस कल का एक वीडियो देखा होगा, आपने हिंदी का एक वीडियो अगर कल का दोस्तों आपने देख लिया होगा, जैसा कि मैंने आपको उसमें कंफर्म किया था यार कि इसमें अब की बार जीवनी और आत्मकथा से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो आया हुआ था हिंदी का, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। उस वीडियो से गारंटी मैंने लिया है कि 1 नंबर या 2 नंबर का पूछा ही जाएगा। उस वीडियो में दोस्तों मैंने गारंटी लिया है कि उससे पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने देखा कि हर एक पेपर में उससे एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। हर एक पेपर में, किसी भी पेपर की आप बात कर लो यार, किसी भी पेपर की बात कर लो, उसमें पूछा गया जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जैसे कि आपको पता है जीवनी और आत्मकथा में, जीवनी क्या है, जीवनी ये होती है दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर दूसरा व्यक्ति लिखता है, जैसे हम किसी के बारे में लिख रहे हैं तो वो हम उसके बारे में जीवनी लिख रहे हैं। लेकिन यहीं पर आत्मकथा के बारे में बात करें तो आत्मकथा मतलब हम अपने बारे में लिख रहे हैं स्वयं द्वारा। जीवनी पर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आत्मकथा पर भरोसा किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, जीवनी लेखक की शैली वर्णनात्मक होती है और अभिनयात्मक जो होती है वो आत्मकथा होती है। और जीवनी क्या हो, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, लेकिन आत्मकथा होती है वो अपने बारे में लिखा जाता है। और जीवनी क्या होता है, जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है और आत्मनिष्ठ यानी आत्मिक जो होती है वो आपकी आत्मकथा होती है। वो वाली वीडियो देखना, आप लोग क्लियर कर दिया, उसमें सारे पॉइंट आपके जो भी 7-8 पॉइंट बनते हैं वो सारे उसमें मैंने बताए हैं आपको क्लियरली, ठीक है ना, क्लियर तरीके से आपको मैंने वहाँ पर बताया है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 15 नंबर पठ धातु लिंग लकार प्रथम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखना। अभी इसी वीडियो में ऊपर मैंने आपको बताया है ना, अभी इसी वीडियो में मैंने ऊपर आपको बताया है, अभी इसी वीडियो में, जैसा कि आपको पता होना भी चाहिए, है ना, कि पठ धातु लिंग लकार वाले पोर्शन की बात करिए। लिंग लकार मतलब भूतकाल होता है, ठीक है ना। लिंग लकार मतलब क्या होता है सर, भूतकाल होता है। और उसमें आपको प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के लिखना है। प्रथम पुरुष के तीनों वचन, जैसे कि प्रथम पुरुष में तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष की बात हो रही है, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे एक वचन आपका हो जाएगा अपठत, अपठत आपका एक वचन हो जाएगा अपठताम, अपठ ताम आपका द्विवचन, और उसके बाद अपठन,
अपठन ये तीसरा, यानी कि सिर्फ का क्या काम आपने क्या किया, पठ धातु लिंग लकार का प्रथम पुरुष तीनों वचन लिख दिया। प्रथम पुरुष में तीनों वचन, पहला वचन, द्वितीय वचन और तीसरा वचन, तीनों लिख दिया। मिल गए ना 2 नंबर, मिल गए ना 2 नंबर। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब बताओ वहाँ पर 50 शब्दों में लिखने को बोल रहा था वो, क्या नोट में 50 शब्दों में लिखने को बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ ना। आपने क्या किया, सिर्फ 3 शब्द लिख दिए, बस 3 शब्द लिख दिए, 50 शब्द की बात ही छोड़िए। तो उसी वजह से मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर आप लोग 30 शब्द 50 शब्द कोई मायने नहीं रखता, आप कितने भी शब्दों में लिखें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। किसके ऊपर सर, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। अब यहाँ पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एक और टॉपिक आता है हमारा, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है वो, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है आपको, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है आपको, ठीक है ना। भाव आपको स्पष्ट करना है। भाव ये है यहाँ पर कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस शून। इसका भाव आपको स्पष्ट करना है। भावार्थ इसका क्या हो जाएगा सर, भावार्थ इसका क्या हो जाएगा, यानी इस दोहे में क्या कहा है, रहीम ने पानी के तीनों अर्थों का प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ क्या हो जाएगा, मनुष्य के संबंध में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला अर्थ मनुष्य के संबंध में हो जाएगा, जिसका तात्पर्य क्या होता है, मनुष्य की विनम्रता, उसका भाव, उसका मतलब स्वभाव, ये बात करता है। और रहीम जी कह रहे हैं दूसरे पानी का अर्थ क्या हुआ है, दूसरे पानी का अर्थ होता है आभा, तेज से है, जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। बिन पानी सब सून, जैसा कि आपको पता है ना, चून क्या होता है, चून का अगर पानी सूख जाता है तो चून बेकार हो जाता है। उसी तरह मोती का पानी अगर चला जाता है तो वो भी बेकार हो जाता है। उसी तरह से जिस प्रकार से चूने में पानी ना होने से चूने का अस्तित्व खत्म हो जाता है, जिस प्रकार मोती के पानी उतर जाने से मोती का अस्तित्व जीरो हो जाता है, उसी तरह से कोई मनुष्य है, अगर उसका विनम्रता, उसका स्वभाव, ये सब अगर ख़त्म हो जाता है तो मनुष्य का कोई अर्थ नहीं होता, उसका जीने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके लेखक जो हैं वो कौन है, रहीमदास जी हैं। शीर्षक नीति के दोहे से लिया गया है। ये शीर्षक किससे लिया गया सर, नीति के दोहे से लिया गया, ठीक है ना सर। किससे लिया गया, नीति के दोहे से लिया गया है। अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बनता है, अगला और हमारा लास्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान, जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आसान ये आपका बन जाता है प्रधानाध्यापक और, एक मिनट, प्रधानाध्यापक और इत्यादि का संधि विच्छेद। तो आपको पता है कि प्रधानाध्यापक का और इत्यादि का संधि विच्छेद, तो प्रधानाध्यापक का क्या हो जाएगा, प्रधान धन अध्यापक, प्रधान धन अध्यापक, और इति का क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि इत्यादि, हो गया ना। प्रधानाध्यापक का प्रधान प्लस अध्यापक और इत्यादि का इत प्लस द्यात, इति प्लस आदि। तो ये था दोस्तों आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न। 2016 में जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन जो है लंबा था, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा आप सभी को। बहुत सी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मैंने एक ही वीडियो में देख ली हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर इसी वीडियो में हम करते तो 3 पार्ट इसमें हो जाते, ठीक है ना। मोस्टली 3 पार्ट इसमें हो ही जाते, लेकिन क्या किया मैंने, एक ही वीडियो में सारे पार्ट को इंक्लूड कर दिया, यहाँ तक कि 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड कर दिया। सेशन कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यार सब्सक्राइब आपका करना बनता ही है, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।